असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों में देखें तो एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब की घटना गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए ठीक है खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इन अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया था। ठीक है। अगस्त 1920 में तुर्की तथा सहयोगियों के बीच सेब्रिज की संधि की गई। इस संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया, ओटोमान साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और तुर्की को विभिन्न क्षेत्रों पर अपने दावों को छोड़ना पड़ा। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो है निम्न कार्यक्रम तय किए गए कांग्रेस के द्वारा। तो पहला, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। दूसरा, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायत के माध्यम से न्याय का कार्य। ठीक है। विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इन मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद थे, तथापि वे इस कार्यक्रम को असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने पर विरोध कर रहे थे। विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम था चित्तरंजन दास का। कुछ ही दिनों के बाद देखें तो नवंबर 1920 में के बाद विधान परिषद में चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनाव का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा उनके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, चरखा कातने को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सैनिक, मजदूर, क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में देखें तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य जो है वो घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए। कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस जो है 4 आना प्रतिवर्ष कर दी गई। ठीक है। इसके बाद देखिए तो गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारियों कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इस समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खापर्डे एवं BC पाल ठीक है ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन कर लिया तथा इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने
तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इससे नई ऊर्जा का संचारण हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1921 और 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। आधिकारिक तौर पर हम असहयोग आंदोलन को 4 चरणों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में देखें तो जनवरी 1921 से लेकर मार्च 1921 तक ये चरण असहयोग आंदोलन का पहला चरण था, अतः इसमें बुद्धिजीवी वर्ग अधिक सक्रिय था। इस चरण में मुख्यतः बल इस बात पर रहा कि विद्यार्थी सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों को और वकालत छोड़ दें। ठीक है, आंदोलन के प्रथम माह में ही हजारों छात्र जो है सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया तथा वे राष्ट्रीय संस्थाओं में भर्ती होने लगे। शिक्षा का बहिष्कार बंगाल में सबसे अधिक प्रभावी रहा। कलकत्ता के छात्रों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। ठीक है, उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़े। इस कार्यक्रम को सरल बनाने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ प्रमुख हैं। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। छात्रों की तरह वकीलों ने भी न्यायालय का बहिष्कार किया। देश में जाने माने वकीलों जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, M.R. जयकर तथा सी राजगोपालाचारी आदि के द्वारा वकालत का बहिष्कार करने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। तो ये पहला चरण था। दूसरा चरण देखें तो अप्रैल से लेकर जुलाई 1921 तक। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन के साथ असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण जो है प्रारंभ होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि देश अभी सविनय अवज्ञा के लिए पर्याप्त रूप से संगठित और अनुशासित नहीं है, अतः चरखा, तिलक, स्वराज फंड तथा कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया कि 30 जून तक तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ सदस्यों की भर्ती की जाए तथा 20 लाख चरखे लगाया जाए। कांग्रेस की इस आह्वान के पश्चात देखते ही देखते चरखे की लोकप्रियता बढ़ी। चरखे तथा खादी का खूब प्रचार किया गया। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक बन गई। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गए। यद्यपि कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ, तथापि सदस्य संख्या जो है लगभग 50 लाख तक पहुंच गई। तो ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण में देखें जो जुलाई 1921 से लेकर नवंबर 1921 तक था। तो 1921 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पुनः स्वीकार किया गया कि जनता में अभी सिविल नाफरमानी चलाने लायक जागृति नहीं आ पाई। अतः आंदोलन के स्वदेशी आधार को मजबूत करने के लिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के निर्णय को और प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके पश्चात कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठा करते तथा स्थानीय लोगों के साथ एक जगह इकट्ठे होकर उन कपड़े की होली जलाई जाती थी। इस आंदोलन में विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना भी शामिल था। इसका नतीजा यह हुआ कि 1920-21 में जहां 102 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात जो है हुआ था, वहीं 1921-22 में यह घटकर 51 करोड़ ही रह गया। मतलब मोटा मोटी जो है वो आधा जो है रह गया। व्यापारी वर्ग ने भी इस बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। इसके पीछे यह स्वाभाविक कारण था कि इस कार्यक्रम के चलते व्यापारियों के समक्ष पूंजी लगाने के लिए एक सुरक्षित आधार जो है वो तैयार हो गया था। हालांकि कुछ प्रमुख पूंजीपति स्वदेशी आंदोलन के साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके इस विरोधी के रूप में संभवतः श्रमिकों द्वारा अशांति फैलाए जाने की भय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आंदोलन के इस चरण में तारी के दुकानों पर आगे धरना देने का कार्यक्रम देश के कई हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि यह कार्यक्रम आंदोलन की मूल योजना में शामिल नहीं था। इस कार्यक्रम के चलते सरकार के आबकारी आय में इतनी कमी हुई कि सारी नैतिकता को ताक पर रखते हुए सरकार ने लोगों को शराब पीने के फायदे के बारे में प्रचार करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, आंदोलन के इस चरण में उग्रता देखी गई। मोहम्मद अली द्वारा इस आंदोलन के पश्चात किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार किया गया तथा बम्बई में हड़ताल आयोजित की गई। उस दिन गांधी जी के द्वारा भी एक सभा का आयोजन एलिफिंस्टन मिल के अहाते में मजदूर के लिए किया गया था। इस सभा से लौटते मजदूरों तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों के मध्य संघर्ष हो गया, जिसमें शहर में दंगा फैल गया।
हिंसा तथा पुलिस के द्वारा गोली चला जाने से 52 लोगों की मौत हो गई। गांधी जी जब 3 दिन तक अनशन में बैठे तब कहीं जाकर हिंसा की आग ठंडी पड़ी। इस चरण में निचले स्तर पर भी आंदोलन का उभार देखा गया। अवध में किसान सभाओं की स्थापना हुई जिसमें बेदखली रोको आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। केरल के मालाबार तट पर मोपला कृषकों ने हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे कहीं कहीं भयंकर सांप्रदायिक रूप अख्तियार कर लिया। असम में चाय बागानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। सरकार ने जब हड़तालियों पर गोली चलाई तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। कलकत्ता के छात्रों के नेतृत्व में मिदनापुर के जोतदारों की हड़ताल हुई। आंध्र प्रदेश में वन कानून का उल्लंघन किया गया तथा गुंटूर जिले में चिराला पिराला, ठीक है, गुंटूर में चिराला पिराला आंदोलन संगठित किया गया। पंजाब में भी गुरुद्वारा के नियंत्रण में के लिए अकाली आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। तो ये दूसरा माफ कीजिए तीसरा ये चरण था। अब चौथा और अंतिम चरण देखें तो नवंबर 1921 से शुरू होकर के फरवरी 1922 तक था। इस चरण में असहयोग आंदोलन एक अनियंत्रित आंदोलन का रूप लेने लगा था। अली बंधुओं द्वारा मुस्लिम को सैनिक सेवा से इस्तीफा देने के आह्वान पर उन्हें अंततः देश निकाला दे दिया गया। इस बात से क्रुद्ध होकर हजरत माहौनी जैसी मुस्लिम नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। अब सरकार भी दमन का रास्ता अख्तियार करने को तैयार हो चुकी थी। स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। सबसे पहले CR दास को तथा उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तार से का बंगाल पर व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। इसी माहौल में गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून के सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव बढ़ रहा था, परंतु सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील तथा गांधी जी के पत्र का भी वायसराय पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः गांधी जी ने मजबूर होकर फरवरी में द्वितीय सप्ताह में भाषण, प्रेस तथा सभाएं करने आदि की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने के मुद्दे को लेकर बारदोली से मालगुजारी की ना अदायगी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कर लिया। परंतु 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश गोरखपुर का जगह है ये में कांग्रेस तथा खिलाफत के एक जुलूस ने पुलिसिया दुर्व्यवहार से आपा खोकर पुलिस पर ही हमला कर दिया तथा संबंधित थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसात्मक घटना के सूचना के पश्चात गांधी जी ने बारदोली में प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम ने एक विवाद को जन्म दे दिया, ठीक है। कांग्रेस के कुछ तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं ने भी गांधी जी के इस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। विद्वानों के एक समूह द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया कि चूँकि गांधी जी बुर्जुआ वर्ग से संबद्ध थे, अतः उन्हें निचले स्तर के आंदोलनों तथा समाजवादी उत्साह की संभावना से डरकर आंदोलन वापस ले लिया। विद्वानों का एक वर्ग ने अपने विचार के पक्ष में उस तर्क को प्रस्तुत किया जिसमें गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा के साथ किसानों से कर तथा काश्तकारों से लगान देने की अपील भी की थी, परंतु यह तर्क उचित इसलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि आंदोलन के दौरान समाजवादी रुझान के संकेत कहीं से भी उभर कर नहीं आया था। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने किसानों एवं काश्तकारी को कर अदा करने की बात इसलिए की कि आंदोलन की समाप्ति के पश्चात कर रोको आंदोलन का कोई प्रभाव पैदा नहीं हो सकता था। गांधी जी का मानना था कि अगर चौड़ी चौड़ा घटनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है तो पूरे देश में हिंसात्मक घटनाओं की लहर आ जाएगी, जिससे अहिंसक असहयोग आंदोलन की समूची रणनीति ही विफल हो जाएगी। आंदोलन को वापस लेने के पीछे गांधी जी की मंशा आंदोलन को सरकार के दमनात्मक उपायों से बचाने, आंदोलनकारियों की ऊर्जा को बरकरार रखने तथा जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। यद्यपि यह स्वाभाविक था कि आंदोलन को वापस लेने की जनता का एक बहुत बड़ा तबका जो है निराश हुआ होगा, लेकिन ऐसी घटनाओं से सत्ता को दमन का बहाना मिला और वो दमन को जो है वो उतारू हो जाती तो जनता में इससे कहीं अधिक निराशा व्याप्त होती। यह प्रवृत्ति भविष्य के आंदोलनों के लिए घातक सिद्ध होती। वैसे भी किसी भी जन आंदोलन को अनिश्चित काल तक समान ऊर्जा के साथ जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जनता में दमन सहने तथा बलिदान करने की शक्ति असीमित नहीं होती। इस परिप्रेक्ष्य में कभी समझौतावादी रुख अख्तियार करना अथवा
कभी आंदोलन वापस लेने का सही वक्त आ गया है। ऐसा सोचने के लिए गांधी जी के पास पर्याप्त कारण था। गांधी जी के इस निर्णय के वक्त तक आंदोलन के 1 साल हो चुके थे, परंतु सरकार का रवैया जस का तस था। दूसरी तरफ आंदोलन का प्रसार जो है नए क्षेत्रों तथा नए सामाजिक समूहों में हो रहा था, जो आवश्यक रूप से कांग्रेस के अहिंसक कार्यक्रम का पक्षधर नहीं था। इस पूरे साल में ब्रिटिश ने स्वराज देने की बात दूर, छोटी मोटी रियायत देने की पेशकश भी नहीं की। तो अब मूल्यांकन हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या यह असफल रहा? क्या यह आंदोलन असफल रहा? तो नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन के लक्षित उपलब्धि हासिल नहीं की गई, तथापि इसकी उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस आंदोलन ने पहली बार स्वराज के मुद्दे पर जनता को संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरित्र ही इस आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। अब कांग्रेस पर यह कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि यह मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को दिखा दिया कि भारत की सामान्य जनता भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है। भारतीय जनता के त्याग तथा बलिदान ने औपनिवेशिक सत्ता को बता दिया कि गुलामी से निकलने की व्याकुलता सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं, जनता में भी होती है। असहयोग आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहन मिला। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी तथा सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा एवं संबंधित संस्थानों के स्थापना पर बल दिया गया। आंदोलन के इस कदम ने ब्रिटिश शासन के जारी रखने सैद्धांतिक आधार को विनष्ट कर दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से देश के अंदर भविष्य में होने वाले सामाजिक आर्थिक विकास की ढांचे को तैयार करने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम ने उस समय चल रहे संघर्ष के साथ साथ आगामी काल के संघर्ष के लिए सामाजिक और वैचारिक आधार प्रदान किया। इस आंदोलन ने चरखा एवं खादी का आह्वान कर एक प्रकार से भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में कार्य किया। इस कार्यक्रम से जहां देश के वातावरण के अनुरूप वस्त्र तैयार करने की प्रवृत्ति विकसित हुई, वहीं ग्रामीण जनता के हाथों तक कम संसाधन में रोजगार मुहैया कराकर कृषि पर दबाव कम करने की कोशिश की गई। असहयोग आंदोलन ने स्वदेशी का नारा देकर तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर प्रतिकूल औपनिवेशिक औद्योगिक नीति के समक्ष पूंजीपति वर्ग के अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता की। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए रचनात्मक कार्यक्रम ने कांग्रेस को सही मायनों में जन आंदोलनकारी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। रचनात्मक कार्यक्रम ने जनता के मन में आत्मविश्वास पैदा किया कि जिसकी वजह से अंग्रेजी शासन का भय दूर हो सका। असहयोग आंदोलन में सामाजिक भागीदारी देखें तो पहली बार किसानों की भागीदारी, छात्रों और बुद्धिजीवियों के भागीदारी, मुसलमानों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, असहयोग आंदोलन का योगदान। तो इसमें देखिए पहला कि असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत पहला जन आंदोलन था जिसमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी हुई। अब कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कांग्रेस जो है महज मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। क्षेत्रीय आधार पर भी असहयोग आंदोलन का व्यापक विस्तार देखा गया। कांग्रेस के पूर्व आंदोलन के विपरीत, जो केवल राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करते थे, असहयोग आंदोलन ने बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों पर भी अपना गहरा छाप दिया। कांग्रेस के स्वदेशी एवं बहिष्कार नीति से देसी उद्योगों को लाभ मिला। चौथा देखें तो रचनात्मक कार्यक्रम के तहत देसी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि। ठीक है। फिर पांचवा देखिए गाँव में चरखा को प्रोत्साहन मिला, छुआछूत विरोधी आंदोलन को बल मिला। छठा देखें तो कांग्रेस का संगठनात्मक सुधार हुआ तथा ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन हुआ। ठीक है। सातवां देखें तो कांग्रेस के संविधान में भी परिवर्तन आया अर्थात जहां पहले कांग्रेस का संवैधानिक और वैधानिक तरीकों का उपयोग कर सकती थी, वहीं अब कांग्रेस सभी प्रकार के शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकों का उपयोग करते हुए ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध कर सकती थी। और आठवां देखें कि असहयोग आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया। ठीक है। तो ये सभी उपलब्धि हम कर सकते हैं और किस प्रकार से सामाजिक भागीदारी थी वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी। तो ब्रिटिश सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण भारत के हर वर्ग में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना विद्यमान थी। इसी स्थिति में गांधी जी के चमत्कारी नेतृत्व क्षमता एवं सहज कार्य प्रणाली ने सभी वर्गों को संगठित कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सामूहिक प्रतिरोध का आह्वान किया। इस सामूहिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, चार्ट में आप देख सकते हैं
कि गांधी जी की कार्य प्रणाली एवं नेतृत्व क्षमता में सामूहिक प्रतिरोध के रूप में असहयोग का आह्वान। तो इसमें देखें तो गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की विशेष भागीदारी, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन, कांग्रेस की सदस्यता शुल्क जो है 4 आना कर दिया गया ताकि और भी लोग जुड़े, गांव तालुका जिला स्तर पर कांग्रेस की कमेटियां बनी। गांधी जी की सत्य अहिंसा और सत्याग्रह आधारित रणनीति ने आंदोलन की तीव्र सामाजिक विस्तार दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। कांग्रेस का नेतृत्व निर्विवाद रूप से गांधी के हाथों में नरम दल और गरम दल की संघर्ष की समाप्ति के रूप में देखा जा सकता है, और इसमें मध्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, किसान, विद्यार्थी आदि की भागीदारी देखने को मिली। तो ये सभी महात्मा गांधी जी की भूमिका है असहयोग आंदोलन में। लेकिन इसकी सीमाओं को देखें तो गांधी जी ने खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे के आधार पर एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया, किंतु यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसने राजनीति में धर्म का औचित्य सिद्ध कर दिया और आगे चलकर लाभ इसका जो है मुस्लिम लीग को मिला। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक जन नेता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शहरों, कस्बों एवं सीमित वर्ग के बाहर निकालकर जन आंदोलन का रूप दिया, जिसकी प्रथम प्रखर एवं सामूहिक प्रतिरोध के रूप में अभिव्यक्ति असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार एवं भारत में देखने को मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन का किस प्रकार से ये था। बिहार में असहयोग आंदोलन तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आदि के मुद्दों के कारण गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को के साथ जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूरे देश में की गई। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के भागलपुर अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी सहित अनेक नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, ठीक है। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह एवं दीप नारायण सिंह ने वकालत छोड़ दी। मोहम्मद शेर, अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शफी ने आंदोलन में भागीदारी हेतु कॉलेज छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी द्वारा सुझाए गए रचनात्मक कार्यों पर काफ़ी बल दिया गया। बिहार राष्ट्रीय विद्यालय, बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना इस दौरान की गई, जो सूत काटने, चरखा चलाने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज के भारत आगमन का विरोध, डुमराव में नशाबंदी आंदोलन, भागलपुर झंडा कांड आदि इस दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। खिलाफत आंदोलन के कारण बिहार में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भले ही आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने बिहार में गांधीवादी आंदोलन को मजबूत सामाजिक आधार को बढ़ाने में सफलता पाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ बिहार सहित पूरे भारत में अभिव्यक्ति विभिन्न विद्रोहों एवं आंदोलनों के रूप में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश बिहार के चंपारण सत्याग्रह में हुआ, जिसके कारण बिहार में गांधीवादी विचारों का तीव्र प्रसार हुआ एवं गांधीवादी विचार को मानने वाले नेताओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई, जिन्होंने गांधीवादी आंदोलनों में बिहार की भूमिका का काफ़ी विस्तार किया। इसी के कारण बिहार में के पूरे देश की भांति असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सामूहिक प्रतिरोध का शानदार नमूना पेश करने में सफल रहा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को पढ़ा और बिहार में असहयोग आंदोलन के किस प्रकार की स्थिति थी उसे भी हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।